चलो देखो, हम लोग अभी प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण का स्थान के बारे में पता करेंगे, मतलब जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, पत्तियों, पेड़ के पौधों के पत्तियों में होता है। हम लोग को पता है कि पत्तियों में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है। तो हम लोग पत्तियों को क्या किए, एक पत्ती लिए, ये डायग्राम बनाया एक पत्ती का, जिसको हम बीच से तोड़ दिए, बीच से क्या किए, तोड़ दिए। अब इसमें कुछ परत बन के निखर के आया। पहला इस डायग्राम को देखो, ये जो ऊपरी परत होती है ना, सबसे थोड़ी थोड़ी हार्ड होती है, वो थोड़ी ऊपरी परत, इसको हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिसेड, ठीक है। और जब देखोगे, जब पत्ती को तोड़ दिए, कोई मोटा मोटा बड़ा पत्ता, जिससे हम लोग ऐसे फिल्म बनाते थे बचपन में, छोटा छोटा पत्ता, तो इसको दाबने से सब, उसमें देखते हो, जब उस पत्ता को तोड़ोगे तो देखोगे बीच में स्पंजी, जहां से दूध निकलते थे ना, वो ऐसा लिक्विड, तो बीच में स्पंजी टाइप बन जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। बात समझ रहे, सबका काम बताएंगे, सबका मतलब बताएंगे, पहले यहां समझ लो बस। और इसके सेंटर में एक कठोर पार्ट होता है, जिसमें होता है जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। भाई साहब, इसका भी अंतर अभी हम लिखाएंगे, जाइलम और फ्लोएम का भी अंतर अभी बताएंगे कि जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, दोनों का काम बताएंगे। अभी हम लोग मेन काम पढ़ रहे हैं कि पत्ती में क्या क्या होते हैं, पत्तियों में क्या क्या मौजूद होते हैं। तो ये जो स्पंजी पैरेन्काइमा है ना, यहां पे मौजूद होते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा में हमेशा याद रखना, इस वाले में देखो, ये पहली, ये एपिडर्मिस हुआ, एपिडर्मिस हुआ ऊपर वाला परत, ये जो दिख रहा है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या मौजूद होता है, बहुत मात्रा में, निचला एपिडर्मिस और ऊपर वाला में एपिडर्मिस, दोनों में क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोफिल में ही होता है। किसमें होता है, क्लोरोफिल में ही होता है। मेन बात क्या आती है कि ये जो एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस, ये निचला, ये ऊपरली, ये निचला, इसमें मौजूद क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। बहुत मात्रा में क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। ये होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो कि इस पत्ती में ऊपरी थोड़ा हार्ड सतह होती है। बात समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं ये जो छोटे छोटे है ना, इसको स्पंज, ये जो बीच में बने हैं ना, ये स्पंजी पैरेन्काइमा होते हैं, जो हमारे बीच में यहाँ पे होते हैं। बात समझ में आ रहा है, कहां पे होते हैं, ये जो बीच में होते हैं, जो थोड़ा लसलसा टाइप होता है, तोड़ने के बाद पत्ता को छूने जो एरिया लसलसा टाइप नहीं होता, वो होता है हमारा स्पंजी पैरेन्काइमा। और जो लसलसा हमारा एरिया होता है, वो जिससे कवर होता है ना, वो हमारा होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड जो स्पंजी होता है, जब पत्ता को बीच से तोड़ दोगे ना, पतला पत्ता में तो वो पता नहीं चलेगा। एक वो पत्ता आता था ना यार, एक ग्रीन कलर का, जो हम लोग देखते थे, मोटा मोटा पत्ता, जिसको हम लोग ऐसे बीच से ऐसे तोड़ देते थे, ऐसे फुलाते थे, है ना। तो उसका एरिया स्पंजी एरिया दिखता है ना, वो स्पंजी एरिया क्या होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा। और उसको जो एरिया कवर किया होता है, क्या होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और वो जो बीच का एरिया होता है, जो थोड़ा मोटा होता है, जो कट से आवाज करती है ना, वहां पे मौजूद क्या होता है भाई साहब, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों के कार्य के बारे में जानेंगे कि क्या कार्य करते हैं, जाइलम क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये तो 9th क्लास का टॉपिक है, टॉपिक ये 9th क्लास का है, जाइलम और फ्लोएम डिटेल। बस हम लोग इसका अंतर जान लेंगे, अंतर के समय ही जान लेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो हमारा एपिडर्मिस है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल में मौजूद होते हैं छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र, जिसे हम लोग स्टोमाटा या रंध्र के नाम से जानते हैं, स्टोमाटा या रंध्र के नाम से जानते हैं। ये स्पंजी पैरेन्काइमा में यहां पे मान के चलो एक छोटा छिद्र है, जो कि किस टाइप का दिखता है, इस टाइप का दिखता है। यह छिद्र दो तरह से, एक ये खुला हुआ छिद्र है, ये बंद हुआ छिद्र है। बात समझ में आ गया, ये खुला हुआ छिद्र है, ये बंद हुआ छिद्र है। इसी को हम लोग कहते हैं खुला हुआ स्टोमाटा या बंद हुआ स्टोमाटा। एक्चुअली इसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है स्टोमाटा। प्लूरल फॉर्म क्या होता है, स्टोमाटा। बात समझ में आया। हिंदी में इसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। रंध्र दो अवस्था में होती है, एक तो खुली हुई अवस्था में, एक बंद हुई अवस्था में। अब रंध्र का काम क्या है वो देखते हैं, रंध्र के बारे में पढ़ते हैं, रंध्र को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण का स्थान देखते हैं कि कैसे क्या काम होता है। सबसे पहले है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि
शुरू से लेकर अंत तक क्लोरो किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। दैट मींस उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? हरित वर्णक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है ना। पत्तियों में पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा होते हैं कि नहीं होते हैं? अब दूसरा बात क्या बोल रहा है कि इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। इसके रचना किसके भाई? पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा के रचना थोड़े जटिल होते हैं, उसके कार्य भी जटिल होते हैं। मेनली फोकस हम लोग को अभी इस पे नहीं करना है, स्टोमाटा पे करना है। अगर टॉपिक आ गया है तो बताना होगा। अब इसका क्या यूजेस है, इसका ये डायग्राम कहां आता है तो पता चलेगा। एक क्वेश्चन आया है 2016 के एग्जाम में, हमारे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। वो क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों के अनुप्रस्थ काट कर नामांकित चित्र बनाए। अनुप्रस्थ काट, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए, जो कि ये चित्र हम बनाए है ना। वहां पे तुमको दर्शाना होगा कि कौन सा चीज पूरा नामांकित नामकरण के साथ तुमको वहां पे डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि 2016 में एक बार पूछ चुका है। क्या पूछ दिया है कि हरे पत्तियों के, बात समझ में आ रहा है? अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट मतलब ये अंदर का एरिया दिखाते हुए नामांकित क्या बनाए? चित्र बनाए। बात समझ में आ रही है? क्या बनाए? नामांकित चित्र बनाए। तो हम लोग को ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये हमारा एक भाग है, पत्तियों को तोड़ के दिखाया। अब इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए। बात समझ में? ये दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना। हम लोग इसे ऐसे दिखाए हैं पत्ती के साथ कि भाई साहब ये कैसा दिखता है, पत्ती तोड़ेंगे तो ऐसा ही दिखता है। इसी चीज को थोड़ा जूम इन कर दी, समझ में आ गया? तो कैसा दिख रहा है? ये यही चीज है। यहां पे यहां हमारा जाइलम फ्लोएम था, यहां मेरा जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये हमारा एपिडर्मिस हो गया ऊपरी, जिसमें क्या मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होते हैं? क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब मेन बात हम लोगों को जो इससे पढ़ना है वो है स्टोमाटा। क्या है? स्टोमाटा। समझे? हमारे एपिडर्मिस में क्या मौजूद होते हैं? रंध्र या स्टोमाटा, जिनका काम क्या होता है कि वायुमंडल से CO2 का आदान प्रदान, मतलब CO2 का आदान, और CO2 ये स्टोमाटा द्वारा जाएगा और O2 निकलेगा। तो ये चीज होता कैसे? ये चीज रंध्र करते हैं वायुमंडल से। स्टोमाटा हमारा वायुमंडल से क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। यह प्रक्रिया पूर्ण होती है विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा, या डिफ्यूजन, इंग्लिश में इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। मार्कर से बोर्ड पे लिखना कौन सा क्रिया हो रहा है? विसरण की क्रिया हो रही है। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है बाद क्लास में समझा दिया जाएगा। तो पत्तियों में जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। यही वो छिद्र है जो CO2 को अंदर लेता है और O2 को बाहर निकालता है, जो कि रंध्र के नाम से जाना जाता है। अगर स्टोमाटा मेरा खुला हुआ है तो CO2 जाएगा, बंद है तो नहीं जाएगा। तो क्यों, कैसे होता है? तो मान के चलो कि जो हमारा जल की बूंदे होते हैं, हम बोले थे ना पत्ती डायरेक्ट उसको भी अवशोषित करता है। क्या होता है कि जब हमारा रंध्र का ये जो है नियंत्रण, इसका बंद होना और खुलना, ये रंध्र का बंद होना और खुलना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? याद रखना, रक्षक कोशिका, जिसको द्वार कोशिका भी कहते हैं। इसकी जो रक्षक कोशिका होती है ना, ये मोटी वाली परत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। इसके द्वारा नियंत्रित होता है इसका बंद होना, या इस पे निर्भर करता है इसका बंद होना या खुलना। जब हमारा इसमें पानी भर जाता है ना, किसमें? रक्षक कोशिका में या द्वार कोशिका बोल लो। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाती है। ये फूल जाती है तो ये थोड़ा गैप क्रिएट कर लेती है। क्या क्रिएट कर लेती है? यहाँ पे गैप, थोड़ा सा जगह खाली मिल जाता है, जिसके वजह से ये स्टोमाटा खुल जाता है। क्या हो जाता है? खुल जाता है। जब स्टोमाटा खुलता है तो क्या होता है? CO2 का इनहेलेशन होता है, या जो बोल, जब उसी रक्षक या मतलब कोशिका या द्वार कोशिका का जब पानी बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से हमारा रंध्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो यहाँ पे मौजूद होता है इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो ये हमारा जो बाहरी सतह बना हुआ है ना, ये एपिडर्मल कोशिका होती है। ये वाली एपिडर्मल कोशिका जो रंध्र के बाहर, ऐसा यहाँ पे रंध्र मेरा ये चीज जो दिख रहा है ना साइड में, यही वो चीज है। इसके बीच में हमारा क्या मौजूद होता है? ये स्ट्रक्चर। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो साइड से दो दिख रहे हैं ना, यही वो चीज है एपिडर्मल कोशिका। ये एपिडर्मल है हमारा, एपिडर्मिस बोलते हैं ना इसको।
ये एपिडर्मल है, इसके बीच में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये बंद होता है और खुलता है, बंद होता है और खुलता है। बंद कैसे होता है, खुलता कैसे, पता चल गया ना। इसका ये बंद होना और खुलना किस पे निर्भर करता है, द्वार कोशिका बोल लो या रक्षक कोशिका बोल लो, बात समझ में आ गए, वो इस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, उस पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि रंध्र के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रंध्र के बारे में। ये डायग्राम मिटा दे, एक याद रखना, ये वाला डायग्राम जो ये दोनों हम बना रखे, ये वाला डायग्राम 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। या तो तुम ये बना दो या तो तुम ये बना दो, ठीक है। अगर ज्यादा अगर आ रहा है तो दोनों बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस एंगल से दिखा दो, एक बार जूम इन करके दिखा दो, दोनों एक ही एग्जाम्पल है, कोई चीज अलग नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है। तो इसको, ये हो गई हमारे हरे पत्तियों के अनुप्रस्थ काट की नामांकित चित्र, अनुप्रस्थ काट की नामांकित चित्र। और ये हमारा स्टोमाटा, जिसको हिंदी में हम लोग रंध्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। एक्चुअली में इसको स्टोमा बोला गया है, लेकिन उसका प्लूरल होता है स्टोमाटा। क्या होता है, प्लूरल। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग शब्द में पढ़ते हैं। किसको किसको शब्द में पढ़ते हैं, रंध्र को। स्टोमाटा को हम लोग किस में पढ़ते हैं, इसका डायग्राम रहने देते हैं और थोड़ा इसको पढ़ते हैं। अब जो टॉपिक क्रिएट होगा वो क्या होगा, रंध्र। क्या क्रिएट होगा, रंध्र। चलो सबसे पहले यहां पे एक टॉपिक लिखते हैं, रंध्र, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। ये इसका डायग्राम ठहरा। सबसे पहला पर, पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पेड़ पौधों के पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अभी हम लोग तुम लोग को डिटेल में पढ़ाएं, पूरा डायग्राम दिखा के पढ़ाएं कि भाई साहब ये स्टोमाटा कहां निर्भर करता है, तो पत्तियों में उसकी सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो तो वो छिद्र नहीं कि पत्ती को आर पार फाड़ दिए वो छिद्र हो गया, ऐसा नहीं। वहां पे जो उसके अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं ना पत्ती के, जो हम तुम लोग को दिखाएं अभी बना के, वो जो अंदर, वो एक पत्ती के आंतरिक स्ट्रक्चर होते हैं। किसी भी पत्ती के, हरे पत्ते पेड़ पौधे के हरे पत्तियों के आंतरिक स्ट्रक्चर थे वो, जिसके अंदर जो होता है एपिडर्मिस का जो फिगर बताया, एपिडर्मिस के बीच में हमारा क्या मौजूद होता है, स्टोमाटा, रंध्र। ये वही एपिडर्मिस का है, एपिडर्मल कोशिका है, जो वहां पे नीचे बनाए थे ना, वहां पे ये उसी का, ये साइड वाला जो पंखुड़ी दिख रहा है ना, ये उसका, ये स्टोमाटा बीच में होता है। इसमें मौजूद होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, और उसमें क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल। बात समझ में आ गया। ये क्लोरोफिल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहां होती है, क्लोरोफिल में होती है। कहां होती है, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट बोल लो। क्लोरोप्लास्ट में दैट मींस क्लोरोफिल, क्योंकि उसके अंदर ही होता है ना। तो ये हमारा जब स्टोमाटा खुलता है तो CO2 कहां तक पहुंचाता है, क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट से कहां तक पहुंच जाती है, क्लोरोफिल तक पहुंच जाती है। बात समझ में आ गया। यही वो द्वार है, यही इसका निरीक्षण, इसका खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है, इस दोनों पे ना, ये दोनों पे। इसको हम लोग रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ गया। ये कब फूलती है, जब इस पर पत्तियों पे H2O आता है, तो विसरण के जरिए हमारा रक्षक कोशिका H2O लेके फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो जब द्वार कोशिका फूल जाती है तो गैप क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है, गैप। थोड़ा गैप क्रिएट होने की वजह से यहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा द्वार खुल जाता है, जिसकी वजह से CO2 का आगमन होता है और O2 वहां से निष्कासित होता है। बात समझ में आ गई। ये छिद्र ना वायुमंडल से CO2 तो लेते हैं, साथ ही साथ वाटर पत्तियों के जरिए भी लेते हैं। हम बोले ना कि हमारा द्वार विसरण के जरिए इसमें H2O का अंश जाता है, जिसकी वजह से फूल जाता है, तो गैप क्रिएट होता है। जब उससे उसका पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अब चलते हैं रंध्र के। तो रंध्र को समझ गए। रंध्र को कैसे बोलेंगे, पेड़ पौधे में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, सबको पता है, अभी तुरंत बताएं इसका कार्य क्या होता है। हाँ, तो इसको शब्द में कैसे बोलोगे, बात तो वही है अभी जो बताया, इसको शब्द में कैसे बोलोगे, तो बोलोगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। प्रकाश, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से, छोटे छोटे
छिद्रों से, ठीक है ना, क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। बात समझ में आया ना, आदान प्रदान होता है। क्योंकि हम तुम लोग को पता है इसको शब्द में कैसे लिखोगे, जो अच्छा लगे, थोड़ा सहेज के लिखना है। ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि ये CO2 लेता है CO2 छोड़ता है, ऐसा तो नहीं लिख सकते। लिखने के लिए एक सहेज तरीका होना चाहिए। तो जैसे कि हम बोले प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये छोटा सा छिद्र का ही ये डायग्राम है जिसे हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। इस छिद्र में भी बंद हुआ और ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है, ये बंद हुआ स्ट्रक्चर है। तुम लोग को अगर रंध्र का डायग्राम बनाना होगा तो एक को थोड़ा ज्यादा गैप करके बनाना और एक को थोड़ा सटा के गैप करके बनाना, ठीक है। तो ऐसे करके स्टोमाटा का अगर आएगा एग्जाम में तो बनाना है। बात समझ में आ गई। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना, जल के बूंदों के रूप में अवशोषित करना। किसके दौरान, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के दौरान, इवोपोरेशन के दौरान, है ना, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल को बूंदों के रूप में अवशोषित करना। किसके, जल को बूंदों के रूप में, जल को बूंदों के रूप में अवशोषित करना, बूंदों के रूप में अवशोषित करना। हम बताए ना, अभी तुरंत बताए ना, अवशोषित करके क्या होता है, उसका कोशिका द्वार क्या हो जाता है, कोशिका द्वार कोशिका क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, गैप क्रिएट होता है कि नहीं होता। तो उसको हम लोग खुला हुआ स्टोमाटा कहते हैं, इसको बंद हुआ स्टोमाटा कहते हैं। अवशोषित क्या होता है ना, जल का बूंदों के रूप में, या फिर वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना, अवशोषित करना। बात समझ में आ रही। जल को, जो पत्ती पे जल होते हैं ना, यह बूंद, उसको अवशोषित कर लेते हैं। वो जल एक्चुअली में जाता कहां है, उसको वो जल को बूंदों के रूप में क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। बात समझ में आया, विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको बाद में समझा दिया जाएगा, क्योंकि अभी विसरण पे जाना सही नहीं है, अभी टॉपिक से भटक जाएंगे। बात समझ में आया। तीसरा, ये दो कार्य हमारा जो है ना मेन होता है किसका, रंध्र का। किसका भाई, रंध्र का। पहला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या इसका कार्य लिखा है रंध्र का, हम लिखा है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है, CO2 का जाना, O2 का निकलना, है कि नहीं। और वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। वाष्पोत्सर्जन का जब प्रक्रिया होता है उस समय क्या होता है कि हमारा जल का जो बूंद होता है पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किस रूप में, बूंद के रूप में। और जब वो अवशोषित करता है तब हमारा रक्षक कोशिका बोल लो या द्वार कोशिका बोल लो, वो जल अवशोषित करके फूल जाता है। फूल जाने की वजह से गैप क्रिएट होता है, जिसको वजह से हम लोग इसको बोलते हैं खुला हुआ स्टोमाटा या खुला हुआ रंध्र। और जब इससे पानी इसकी निकल जाती है, जल इसकी निकल जाती है, किसकी भाई साहब, रक्षक कोशिका की, तो ये क्या हो जाता है, बंद रंध्र हो जाता है। बात समझ में आया। क्वेश्चन 2016 में आया था, जो हम बताए थे, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। जो कि हम वो जो चित्र बनाए थे वो बना देना है। चित्र बनाना कोई हार्ड नहीं है, बस लेयर याद रखना। एपिडर्मिस बनाना है, पैलिसेड बनाना है, स्पंजी बनाना है, बीच में एक सेंटर में आके जाइलम फ्लोएम बनाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं बनाना। नीचे जो है, नीचे वाले एपिडर्मिस जो होते हैं उसमें 2 गैप बना देना है, वो हम लोग स्टोमाटा को दर्शाएंगे। वहां पे क्या दर्शाएंगे, स्टोमाटा को दर्शाएंगे। बात समझ में आ गई ना, यही चीज होता है। अब जो मेन पॉइंट आते हैं ना, वो आते हैं हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर। क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम का चर्चा हो गया। एक्चुअली में ये चीज 9th क्लास का है, डिटेलिंग में इसको 9th क्लास में पढ़ा गया, 9th के बायो में। बट एग्जाम में, जैसे कि हम पहले पिछले क्लास में बोले थे कि एग्जाम में ना अंतर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भाई साहब, अंतर तो पूछे जाते हैं। अगर अंतर पूछा जाता है तो हम बोले थे कि वो संपोषी विसंपोषी हो सकता है, या फिर जाइलम फ्लोएम हो सकता है, या फिर धमनी सिरा हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच। रंध्र समझ में आ गई सबको। तो अभी चलते हैं अंतर किनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। बात समझ में, चलो। तो हम लोग अभी करेंगे जाइलम। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक साइड जाइलम, ठीक है। जाइलम एक साइड क्या लिखोगे, फ्लोएम। क्या लिखोगे, फ्लोएम। जाइलम को इंग्लिश में XYLEM, फ्लोएम क्या हो जाएगा, PHLOEM, ठीक है। फ्लोएम हो गया।
हमारा क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम। अब इसका हम लोग काम करते हैं। पहला पहला जाइलम, क्योंकि ये अंतर लिखा है क्या जाइलम फ्लोएम का, हम लिखा चुके हैं पहले। जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर लिखा है क्या, लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज। चलो इसको थोड़ा डिटेलिंग में हम लोग देख लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। हम तो लैंग्वेज में लिखा दिया, लैंग्वेज में लिखाने से बेटर है कि इसको हम इस टाइप से लिखा दे, ये जल्दी याद होगा, ठीक है ना। सबसे पहला जाइलम जलों द्वारा अवशोषित जल, ठीक है। जाइलम जो है जलों द्वारा अवशोषित जल, जलों द्वारा अवशोषित जल क्या करता है, जलों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जल और खनिज लवणों को पेड़ पौधों, है ना, पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है, अंगों तक पहुंचाता है। पहला पॉइंट, यार हम लोग जाइलम के बारे में क्या समझे कि जाइलम अवशोषित जल और जाइलम द्वारा यानी कि जलों द्वारा यानी कि जरों द्वारा, आई एम सॉरी, यहां जरों द्वारा होगा, क्या होगा, जरों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण। जो हमारा पेड़ पौधे का जड़ होता है वो जो अवशोषित करता है क्या, हमारे पेड़ के जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण जो हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या करता है कि जाइलम उसको पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचा देता है। तुम तो कहोगे कि जाइलम को तो अभी हम पत्ती में देखे थे, वो जड़ में कहां से आ गया, क्वेश्चन तो हो सकता है ना। अभी तो हम जाइलम फ्लोएम को पत्ती के अंदर देखे थे भाई साहब, पेड़ पौधे के पत्ते में, वो जड़ में कहां से आ गया, क्योंकि जाइलम हमारा पौधे के जड़ में, तन में और पत्ती में मौजूद होते हैं। जाइलम कहां मौजूद होते हैं, पेड़ पौधों के जड़ में, तन में और पत्तियों में मौजूद होते हैं। कौन भाई, हमारा जाइलम। समझ में आ गया, वो जड़ में भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। हम पहले बता दिए कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, कौन, जाइलम। दूसरा फ्लोएम का क्या हो जाएगा, फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह क्या करता है कि पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों, किसको भाई साहब, भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यही ना। अरे यार, पहुंचाता है। एक्चुअली में इस दोनों में पहला अंतर क्या है, ये जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पेड़ के हर एक भाग तक पहुंचाता है, और फ्लोएम भाई साहब क्या करते हैं, पत्ती जो हमारा भोज्य पदार्थ बनाता है, क्या बनाता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करता है ना हमारा, कि नहीं करता है, भोजन यार, भोज्य पदार्थ जो हमारा पत्ती तैयार करता है, किस विधि से, प्रकाश संश्लेषण की विधि से, तो वो उस भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, कौन, फ्लोएम। दोनों में पहला अंतर क्या हो गया, ये जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पेड़ तक पहुंचाता है, और ये भोज्य पदार्थ पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है, कौन भाई साहब, फ्लोएम। दूसरा इसका आता है, ये भाई साहब निर्जीव ऊतक होता है, यह निर्जीव ऊतक होता है। क्या होता है, निर्जीव ऊतक होता है। ऊतक किसी को पता नहीं है, ऊतक का इंग्लिश होता है टिश्यू, सेल एंड टिश्यू। हमारा कोशिका और ऊतक, जो ये नहीं पढ़ा, ये पिछले क्लास का बेसिकल चीज है, ठीक है। जिसको अगर इन सब चीजों में दिक्कत आ रहा है ना, ये कभी साइड में अगर पूछा जाएगा या फिर रिवीजन क्लास होगा ना जब, उसमें बता दिया जाएगा, या साइड क्लास जिस दिन हम गैप लेंगे ना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस दिन पूछ सकता है कि ऊतक क्या होगा, ऊतक कोशिका क्या होता है, हम पढ़ा सकते हैं। जिसको नहीं पता है, ऊतक टिश्यू चैप्टर होता है ना, जो पिछले क्लास में 9th में है, 8th में, ऐसे, तो उसमें हम लोग, ये निर्जीव ऊतक होता है। क्या होता है, ये निर्जीव ऊतक होता है। बात समझ में आया। और ये भाई साहब क्या होते हैं, सजीव ऊतक होते हैं। यह सजीव ऊतक होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, सजीव ऊतक होता है, ऊतक होता है। बात समझ में आया। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा, यह निर्जीव ऊतक होता है क्योंकि ये मृत, इसका जो मृत, ये जो निर्मित होता है ना, मरा हुआ या खोखला कोशिका से बना होता है, इसलिए यह निर्जीव ऊतक होता है। कहने का मतलब ये जाइलम जो है ना हमारा, मृत या
खोखला कोशिका से बना होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है, ये चीज तो सब जानते हो। और ये जो जाइलम है ना, ये किससे बना होता है, मृत या खोखली कोशिका का बना होता है, ठीक है, इसलिए निर्जीव होता है, वो सजीव होता है। इसके बाद इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती है। क्या होती है इसमें? मुख्यतः संवहन, ठीक है, नलिकाएं होती है। ये हम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। इसका 10th क्लास में थ्योरी नहीं दिया है, इसका 10th क्लास में थ्योरी नहीं दिया है, लेकिन अंतर पूछता है क्योंकि 9th क्लास में इसको डिस्कस किया गया है, इस वजह से 10th में अंतर के रूप में पूछ दिया जाता है। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आ गया तो फंसो ना, कम से कम ये चीज तुम्हारे दिमाग में रहे, जाइलम और फ्लोएम, समझ में आ गया। ये इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होते हैं। क्या होते हैं? संवहन नलिकाएं होते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, इसमें मतलब छलने वाला नलिका होता है। इसमें मुख्यतः चालनी क्रिया यानी कि चालनी नलिकाएं होती है, छलने वाली। इसमें मुख्यतः चलनी, ठीक है, नलिकाएं होती है। क्या होती है? चलनी नलिकाएं होती है। एक्चुअली में देखो, जाहिर सी बात है, बहुत किसी को ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, बात समझ में आ गया, क्योंकि वो 9th का बायो नहीं पढ़े हो, उसको जाइलम और फ्लोएम के टॉपिक को नहीं पढ़े हो। हम दोनों तरीके से लिखा दिए, हम जाइलम और फ्लोएम को पहले डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज में, उसको पढ़ लोगे और जाइलम और फ्लोएम के बारे में पता आधा अधिक तो यही से समझ गए ना, दोनों का कार्य, मेन कार्य तो समझ गए, ये नेचर कैसा होता है वो बताया गया, कार्य तो यही दोनों था ना, ये क्या कार्य करता है, उसके बाद नेचर डिस्कस हो रहा है। हम लैंग्वेज में भी लिखा दिए हैं और इसको हम कैसे लिखा रहे हैं, कंपैरिजन करके भी लिखा रहे हैं। तो जिस विधि से, क्योंकि एग्जाम में आता है इसलिए हम इतना दिमाग लगा रहे हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है, इसकी क्या भित्ति बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी होती है, मोटी होती है। इसकी क्या होगी? इसकी भित्ति कम मोटी होती है। क्या होता है? इसकी भित्ति कम मोटी होती है, इसकी भित्ति कम मोटी होती है, ठीक है। अगला, इसमें चाहो तो हम बहुत सारा लिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या हो गया पॉइंट वाइज में, इसके यह संवहन बंडल के केंद्र में स्थित होता है, यह संवहन बंडल के केंद्र में स्थित होता है, स्थित होता है। और ये कहां होता है स्थित? ये संवहन बंडल के बाहर की तरफ स्थित होता है। कहां होता है? बाहर की तरफ स्थित होता है, बाहर की तरफ स्थित होता है, स्थित होता है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद है, अब एक लास्ट पॉइंट हम लिख देंगे, इसमें तो ऐसे बहुत सारा दिया है। जाइलम ऊतक, एक जाइलम जो है, जाइलम ऊतक जो होता है ये एक दिशा में गति करता है। किधर भाई साहब? जाइलम जो है एक ही दिशा में गति करता है, गति करता है एक दिशा में। किसमें? एक दिशा में। किधर से किधर? नीचे से ऊपर, जड़ से विभिन्न पौधों तक। लेकिन फ्लोएम हमारा द्विदिश होता है। क्या होता है? द्विदिश होता है। जैसे में ये दो दिशा में जाता है, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी। बात समझ में आ गया? फ्लोएम हमारा द्विदिश होता है। यह फ्लोएम हमारा जो भी काम करेगा भाई साहब, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्योंकि ये दोनों दिशा में गति करता है। और ये जाइलम हमारा नीचे से बस ऊपर, क्योंकि जाइलम जो इसका मेन काम क्या है? जड़ से अवशोषित करके ऊपर भेजना ना। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? कि पत्तियों में बने नीचे भी और पत्तियों में बने ऊपर भी, जहां भी, यानी कि वो उनके द्वारा बने भोज्य पदार्थ को पेड़ के विभिन्न अंग तक पहुंचाना इसका काम है। तो ये भाई साहब पहुंचाते हैं, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? अब ये जो होते हैं जाइलम, ये जड़ों में, तनों में, है ना, पत्तियों में मौजूद होते हैं। लेकिन हमारा फ्लोएम भाई साहब कहां होते हैं? ये तनों और पत्तियों में मौजूद होते हैं। कहां मौजूद होते हैं? तनों और पत्तियों में मौजूद होते हैं। लेकिन बाद में स्थानांतरण के बाद, ठीक है, वो जड़, है ना, जड़ों, फलों और बीजों को स्थानांतरित होते हैं। फ्लोएम हमारा कहां पहुंच जाता है? बाद में स्थानांतरित करके या फिर स्थानांतरित होके
जड़ में, फल में, बीज में पहुंच जाता है। कौन? फ्लोएम। वैसे होता कहां है? पहले होता है तन में और तनों में स्टेम है ना, और पत्तियों में होता है। ठीक है, ये जो है जाइलम, ये तनों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है। और पौधों, ये जो होते हैं फ्लोएम, पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्षेत्रों द्वारा संश्लेषित शर्करा के जड़ सब जगह पहुंचाता है, जो इसका काम है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अवशोषित किया जाता है, जो चीज पत्तियों, हमारी पत्तियां तैयार करती है ना, उसको विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम हमारा यांत्रिक ऊर्जा प्रवाहित करता है, जड़ से हमारा खनिज लवण को लेके एक ऊर्जा, क्योंकि जानते हो जहां पे भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है वहां ऊर्जा का निर्माण भी होता है, तो वो खनिज लवणों को लेता है हमारा कौन? जाइलम। तो ये एक ऊर्जा लेता है जो हमारे पूरे एक तरह का यांत्रिक ऊर्जा लेता है, जो हमारे जड़ से लेके पूरे विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसके वजह से इसके मदद से क्या होता है? तन मजबूत हो जाता है। तना जो होता है ना, तन कहते हैं एक्चुअली में पेड़ पौधे का जो तना होता है ना, मजबूत हो जाता है। इसका मेन काम है। और ये भाई साहब का काम तो है। इसका गति किधर होता है? तो ये इसका नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और फ्लोएम का दो दिश होता है, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी। बात समझ में आ गई? इसकी भित्ति जो होती है बहुत मोटी होती है, इसकी कम मोटी होती है। इसमें मुख्यतः यह निर्जीव ऊतक होता है या सजीव ऊतक होता है। बात समझ में आ गया? इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती है, इसमें जो मुख्यतः चलनी नलिकाएं होती है। ठीक है, ये कहां स्थित होता है? तनों में, उसमें पत्तियों में, जड़ों में। ये भाई सब कहां होते हैं? तनों में, पत्तियों में। बाद में ये क्या हो जाते हैं? फल, बीज और, ठीक है, फल और बीज तक पहुंच जाते हैं स्थानांतरित होके। बात समझ में आया? लेकिन पहले कहां होते हैं? तनों में और पत्तियों में, फ्लोएम। ये दोनों को समझ गए? बस तुम्हें, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास और भी चीज है। हमें एक्चुअली में पोषण पढ़ना है, पोषण पढ़ना है ना, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक्चुअली हम बस उसी को देखें। बस तुम लोगों को ये चीज जानना है। एक तो लैंग्वेज में लिख लियो हो, एक अभी इसको ऐसे कंपैरिजन में लिख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये वीवीआई है, हम बोले थे ना, जैसे कि वो अंतर लिखा है स्वपोषी परपोषी का, उसी तरह से ये है हमारा मोस्ट वीवीआई। ये आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गया ना, कि अगर वो नहीं तो ये नहीं तो धमनी सिरा, लेकिन ये फिक्स से आता है। बात समझ में आ गई? इसलिए हम इसको लिखवा रहे हैं, करवा रहे हैं। इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ये हम लोग को मेनली पोषण पढ़ना और एग्जाम की दृष्टि से इसको पढ़े, बस एग्जाम के लिए पढ़े बस। बात समझ में आ गई? चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो।